Hello everyone. In Chemical Kinetic Lecture 2, there are two topics explained. Topic 1 is representation of rate of reaction in the form of average rate, instantaneous rate and initial rates. And topic 2 includes graphical representation of instantaneous rate, average rate and initial rates. Rate of reactions can be represented by three methods. First is average rate. Second one is instantaneous rate. Third one is initial rate. यदि अब मैं इनको डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा द रेट मेजर ओवर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, और इसे बोलूंगा द रेट मेजर ओवर ए पार्टिकुलर, या बोल सकते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इनिशियल रेट्स को हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर इमीडिएटली as the reaction has begun. अब इन डेफिनेशन को समझना हो तो हम एक क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलते हैं कि कोई भी बॉलर था, उस बॉलर ने फर्स्ट ओवर में 6 रन दिए और सेकंड ओवर में उसने 0 रन दिया, थर्ड ओवर में उसने फिर 4 रन दिए और फोर्थ ओवर में उसने 2 रन दिए। तो टोटल रन कितने दिए उसने? 12 दिए। तो इसका एवरेज क्या होगा पर ओवर? तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 रन्स पर ओवर हुआ। तो इसे रेट बोलेंगे और इस रेट को बोलेंगे एवरेज रेट। मींस ये लॉन्ग इंटरवल्स की बात कर रहा है या इंटरवल्स की बात कर रहा है। लेकिन किसी ने बोला उस बॉलर के सेकंड ओवर में कितने रन पड़े थे, तो पार्टिकुलर ओवर की बात हो रही है, तो इस प्रकार के रेट को हम पार्टिकुलर रेट बोल देते हैं। अब आ जाते हैं इनिशियल रेट्स कि इनिशियल रेट्स क्या था। तो देखिए क्रिकेट का मैच चला था, तो हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने बॉलिंग की होगी। तो मान लेते हैं कि उस वक्त 10 ओवर हो चुके थे, तो बैटिंग करने वाली टीम के कितने रन से? 200 रन से। तो अब जब ये बॉलर बॉल करने लगा तो अभी इसकी बॉल हुई भी नहीं थी, मींस 0 बॉल, तो उस वक्त रन कितने थे? 200। तो ये जो 200 है वो इनिशियल रेट है जब वैल्यू 0 थी इसकी बॉलिंग की। तो इसी प्रकार इनिशियल रेट की बात करते हैं कि जब टाइम 0 था तब जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको आप इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कि इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए चेंजेस टू बी। तो एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? आर एवरेज इज इक्वल टू -1 अपॉन ए डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू +1 अपॉन बी डेल बी अपॉन डेल टी। और इंस्टेंटेनियस रेट हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे RINST इज इक्वल टू -1 अपॉन ए, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा स्मॉल चेंज बटा dt, यहां पर भी 1 अपॉन बी, डेल्टा की जगह डी, dB अपॉन dt। या फिर इंस्टेंटेनियस रेट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेट है -1 अपॉन ए डेल ए अपॉन डेल टी, इसके सामने लिख दो लिमिट्स डेल टी अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया -1 अपॉन ए, डेल की जगह डी आ जाएगा डी अपॉन dt। या फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोडक्ट में भी आ जाएगा लिमिट्स डेल टी अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन v डेल v अपॉन डेल t इज इक्वल टू +1 अपॉन v dv अपॉन dt। अब आ जाते हैं कि हाउ वी कैन राइट इनिशियल रेट। जब इनिशियल रेट लिखा जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए आर इनिशियल मींस इनिशियल रेट दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन ए dA अपॉन dt। सिर्फ आप बाहर ब्रैकेट में लगाएंगे t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू +1
1/v dv अपॉन dt, यहां पर लगाएंगे t इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इनिशियल रेट्स है। तो यहां पर 2 पॉइंट्स निकल के आए, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0, when time approaches to 0, or we can say that t is equal to 0, r average equal to r instantaneous। ये जब टाइम 0 हो जाएगा, अप्रोच करेगा सॉरी 0 को, या डेल t 0 हो जाएगा, यहां t is equal to 0 होगा बेटा। जब टाइम अप्रोचेस टू 0 तो डेल t 0 हो जाएगा, तो उस वक्त एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और दूसरा पॉइंट, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे r इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू r इनिशियल रेट के बराबर होगा। तो ये था फर्स्ट टॉपिक। अब आ जाएंगे हम सेकंड टॉपिक के साइड, लेकिन उसके बाद, उससे पहले हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके और भी हैं कि एवरेज रेट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू वेरिएबल्स होती है। जब आपको एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो एक्यूरेसी के साथ, तो इंस्टेंटेनियस रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक जनरल हाइपोथेसिस लगाते हैं कि आर आर चेंजेस टू स्मॉल p कैपिटल P। यहां आर रिएक्टेंट है कैपिटल, और कैपिटल P प्रोडक्ट है, स्मॉल r और स्मॉल p उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो देखिए, टाइम जब t1 था तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की r1 थी, तो प्रोडक्ट की भी p1 थी। जब टाइम t2 था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की r2 थी, प्रोडक्ट की p2 थी। मान के चलते हैं टाइम t3 था तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की r3 थी, प्रोडक्ट की p3 थी। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट पे कि एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दो ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लेते हैं कि 3 टाइम 3 तो 3 डॉट लगा लिए, 3 ही कंसंट्रेशन का सेट है तो 3 डॉट लगा लिया। इसी प्रकार 3 टाइम इसमें लगा लेंगे, और 3 ही प्रोडक्ट की वैल्यू है तो 3 डॉट प्रोडक्ट के लिए लगा लेंगे ग्राफ में। तो ये मान लीजिए t1 है, ये t2 है, तो ये t3 है। जब टाइम t1 था स्टार्टिंग टाइम, तो रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, तो ये r1। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुई। अब यदि ये प्रोडक्ट का केस है, ये t1 t2 t3 है, तो आपको पता है जब टाइम t1 होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, फिर टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए t3 टॉप पे। तो ड्रा करते हैं कि जब t1 था तो कंसंट्रेशन r1 थी, यही है ना रिएक्टेंट में, और जब t2 था तो कंसंट्रेशन r2 थी, और जब t3 था तो कंसंट्रेशन r3 थी। जब ये ग्राफ बना तो पैराबोला बना। इसी प्रकार प्रोडक्ट के लिए, जब टाइम t1 था तो प्रोडक्ट p1 था, जब टाइम t2 था तो प्रोडक्ट p2 था, जब टाइम t3 था तो प्रोडक्ट p3 था। ये बन गया प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। अब एवरेज रेट है तो इंटरवल चाहिए, तो मान के चलते हैं एक इंटरवल हो गया t3 जब कंसंट्रेशन थी r3, और एक इंटरवल मान लेते हैं t1 तब कंसंट्रेशन थी r1। तो देखिए, सबसे पहले तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे यहां से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो क्या निकला, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या आ गया, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी। क्यों, क्योंकि r3 यहां पर स्मॉलर है r1 से। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रही। क्या अब एवरेज रेट निकाल सकते हैं? तो एवरेज रेट के लिए क्या चाहिए, यहां डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन। तो हम बोलेंगे आर एवरेज तभी आएगा जब हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, आर, और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो देखिए, जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया जाता है तो वो एवरेज रेट है। अब इसी एवरेज रेट को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में अपीयरेंस होती है, तो पहले निकलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकलेगा तो प्लस dp अपॉन dt, ऐसे निकलेगा। क्योंकि P2 यदि पहला इंटरवल T1 है तो कंसंट्रेशन P1 हुई,
तो दूसरा इंटरवल T2 है, T3 मान लेते हैं, तो कंसंट्रेशन P3 हुई। तो हम पूरे उस ढंग से कर लेते हैं, चलिए हटा देते हैं, लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल T3 माइनस T1। तो P3 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डेल P डिवाइडेड बाय डेल T, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि P3 ग्रेटर देन P1 है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P3 P1 से ज्यादा है। अब लिखते हैं R एवरेज इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्री स्मॉल p है तो मैंने स्मॉल p लिख दिया, और रेट ऑफ अपीयरेंस दैट इज डेल p डिवाइडेड बाय डेल t। तो यहां पर भी वही बना कि एवरेज रेट जब रेट ऑफ अपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया जाता है, और ये जो स्टोइकियोमेट्री है R और P ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के होने चाहिए। तो इस प्रकार हम एवरेज रेट ग्राफिकली निकालते हैं। तो अब सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, तो देखिए क्या होगा, इन इंटरवल को हटा देंगे क्योंकि एवरेज रेट में इंटरवल होते थे, और इंस्टेंटेनियस में एक पार्टिकुलर टाइम होता है। तो मान के चलते हैं कि एग्जामिनर ने आपको पूछा कि T2 पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, तो देखिए यहां T2 है, तो सबसे पहले इसमें से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगी। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और उसके लिए हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। इस टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव है तो बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं आर की टर्म में, लिखूंगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस स्लोप दैट इज इक्वल टू नेगेटिव tan थीटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहां पर tan ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया, तो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है, तो यहां बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव tan थीटा। और रेट ऑफ अपीयरेंस यदि निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू p तो क्या निकलेगी, dp बटा dt इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप सॉरी। अब आपको इंस्टेंटेनियस रेट दोनों में निकालना है, तो आपने स्लोप जब निकाली तो वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर है। तो इस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम डिवाइड कर दें स्टोइकियोमेट्री से, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव स्लोप, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से डिवाइड कर दें तो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। क्लियर हो गया? या तो ऐसे लिखिए, या तो मैं लिख सकता हूं कि R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस डी आर अपॉन डी टी। मेरे यहां R होगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्री R है। यदि पीछे भी गलत किया हो तो वो देख लें कि वो R है, क्योंकि यहां स्टोइकियोमेट्री R है। अब जाते हैं डीपी में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्मॉल t इनटू, सॉरी प्लस लगेगा यहां तो क्योंकि अपीयरेंस है, प्लस स्लोप। अब स्लोप क्या थी, 1 अपॉन p dp अपॉन dt। तो ये आपके पास R इंस्टेंटेनियस आ गया। तो लाइक दिस वी कैन मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट बाय ग्राफिकल मेथड्स। अब आ जाते हैं थर्ड पे, इनिशियल रेट पे। जब इनिशियल रेट है तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज द ग्राफ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो रिएक्टेंट के लिए ऐसा आता है। अब एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूं तो मान लेते हैं यहां कट गया, और यहां पर यदि मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो नेगेटिव स्लोप के साथ है। तो देखिए नेगेटिव स्लोप इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी एट t इज इक्वल टू 0। तो ये डिसअपीयरेंस आ चुका है। यदि इसको फिर स्टोइकियोमेट्री R से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, आपका इनिशियल रेट बन जाएगा। इसी प्रकार आ जाइए प्रोडक्ट के केस में। यदि ये प्रोडक्ट के केस में है तो यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे और यहाँ टाइम लगाएंगे। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के केस में ऊपर जाती है। अब ये t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो पॉजिटिव स्लोप का है। तो स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव dp अपॉन dt at t is equal to 0. So this slope represents the initial rate at time is equal to 0.
यदि आप इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका इनिशियल रेट बाय ग्राफिकल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस।